चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संसद के जो पार्ट उसका बचा था आगे का पार्ट 5 है मतलब वीडियो का। तो इसमें प्रस्ताव पढ़ेंगे, एक विधेयक पढ़ेंगे। तो जानेंगे ये प्रस्ताव और कौन कौन से प्रस्ताव है, जो इसके पहले मैं प्रस्ताव और बता चुके थे कुछ हद तक। एक एक देखिए। एक प्रस्ताव जो होता है आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। एक प्रस्ताव होता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? एक आपका स्थगन प्रस्ताव, एक आपका कटौती प्रस्ताव। क्या होता है आपका कटौती प्रस्ताव? होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। ये सभी कार्यालयीन में जो जब बैठक होती है ना उसी टाइमिंग भी इस्तेमाल होता है। निंदा प्रस्ताव होता है, एक धन्यवाद प्रस्ताव होता है। क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव। और कई सारे इसमें जो और छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन इतना प्रस्ताव से संबंधित ये याद रखिए इसको। अब देखिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, इसके बारे में समझिए। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है ये वाला भी मैं बता रहा हूँ इसमें का। ध्यान आकर्षण मतलब जैसे कि जैसे कि इस सदन में मान लो कोई सदस्य में कोई प्रस्ताव आप लाना चाहते हो, कोई है ना, कोई प्रस्ताव मतलब पहले से है, मतलब कोई मामला वो वहाँ उपस्थित है, पहले से दे चुके थे, आप ही बता वो मुद्दा उठाना चाहते हो कोई मुद्दा, तो आप पहले पीठासीन अधिकारी जाओ या लोकसभा अध्यक्ष के पास जाओगे, जो अधिकारी रहेगा अध्यक्ष रहेगा, उनसे अनुमति लो। उनसे अनुमति लेकर जो भी जब होगा ना, जब बैठक होगी लोग, तो जो अविलंबनी मामले होंगे, जो विलंबनी मामले होंगे, उनको क्या करोगे आप? उसको मतलब लोगों के सामने लाना कि लोक महत्व के मामले को उनको उत्कृष्ट करना, जो पहले का मुद्दा हो चुका रहेगा उनको याद दिलाना। मतलब इस टॉपिक में ऐसे करके शून्यकाल की तरह ही, मतलब एक वहाँ मतलब आप पूछ बता सकते हैं कि इस मुद्दे पर भी बताइए, मतलब इसमें क्या किया जाए, ऐसे करके इस विषय पर। तो ध्यान आकर्षित उनको होगा, है ना। तो ये क्या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, समझ गए। एक विशेषाधिकार भी यहाँ होता है, इसको लिख लो, विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्या होता है? विशेष अधिकार प्रस्ताव होता है। एक अविश्वास प्रस्ताव भी होता है, जो आप जान रहे होगे। ये अनुच्छेद 75 के तहत कहा गया इसको अविश्वास प्रस्ताव, संविधान के अनुच्छेद। जो मंत्रिपरिषद लोकसभा है ना, के प्रति जो उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब जैसे मान लो कि किसी अध्यक्ष या किसी को भी आपको उसको हटाना रहेगा, मतलब कोई किसी को पद से हटाने के लिए, तो मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा, मतलब मंत्री में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। लोकसभा के मतलब मान लो जैसे कि लोकसभा में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों हैं, ठीक है। अब आप मंत्रिमंडल को हटाना चाहते हो तो क्या करोगे आप? तो अविश्वास प्रस्ताव लाओगे। अविश्वास प्रस्ताव लाओगे ना, तो उसके समर्थन में लगभग 50 लोगों के समर्थन में उसके आवश्यक है, रहना चाहिए आपके पक्ष में उसके, कि मतलब लाया जाए प्रस्ताव से। तो किसी को पद से हटाने के लिए लाया जाए प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, मतलब उसके विश्वास को खो देना, मतलब उसके चेक करना, मतलब उसके विश्वसनीयता की जांच करना, मतलब वर्तमान में उसके प्रति जो लोगों के प्रति कैसी भावना है उसको जांच करना, मतलब क्या कहलाएगा? अविश्वास प्रस्ताव करें। स्थगन प्रस्ताव जो होता है आपका, इसके पहले मैं बता, जो स्थगित प्रस्ताव जो होता है, जो कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है ना, कुछ समय के लिए अविलंबनी, जैसे लोक महत्व के मामले पर जो सदन में अगर चर्चा करने के लिए कुछ भी, तो उस कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। कड़पूर्ति उत्पत्ति नहीं होगा ना, तो उसको स्थगित कर जाता है, या उसको मतलब स्थगित, सॉरी, इस उत सत्र का स्थगन होता है। जो मतलब दस्तावेज कोई पेश किया जाता है, कोई प्रस्ताव लाया हुआ, कोई भी जैसे शिक्षा से रिलेटेड कोई प्रस्ताव लाया, तो शिक्षा संबंधित प्रस्ताव के लिए आपको 50 लोगों का कम से कम सदस्यों का क्या समर्थन उसमें आवश्यक है। चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में, दोनों में पेश किया जा सकता है इसको। ऐसा नहीं है कि एक ही सदन में होगा। तो इस जैसे सदन का कोई भी जैसे सदस्य है, कोई भी सदस्य इसको प्रस्ताव को पेश कर सकता है। कोई भी सदस्य अगर है ना सदन का, तो स्थगन प्रस्ताव की इसमें सीमाएं भी उनमें रहती हैं। ऐसा नहीं शर्तें उर्तें लागू होता है इसमें।
जैसे ज़्यादातर अधिक मुद्दों को आप शामिल नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा आप विषय को आप उसमें जोड़ दोगे तो वैसा उसमें चेक करके उसको आपको स्वीकृति नहीं देगा। इसमें निश्चित एक अत्यंत जरूरी मुद्दे को ही उठाया जाए, जैसे शिक्षा से रिलेटेड, रोजगार से संबंधित आप मुद्दे लाए, प्रस्ताव लाए हो तो उसमें कम समय में ही मतलब उसको हो ऐसे करके। जैसे कि अभी जैसे मान लो स्थगन प्रस्ताव का इसमें मीटिंग भी होता है ना, तो लगभग इसमें लगभग मेरे ख्याल से 2.5 घंटे का लगभग तो होता ही है उसमें, 2.5 घंटे लगभग उसको चलेगा स्थगन प्रस्ताव, मतलब वो स्थगन प्रस्ताव 2.5 घंटे का ही होता है, उससे आप कम का नहीं कर सकते। तो इसमें जो शामिल होता है, जो वर्तमान घटनाओं को संबंधित उठाया जा सकता है ना, ना कि साधारण महत्व नहीं, कोई विशेष घटना के महत्वपूर्ण वित्त के यहाँ कुछ आपदा उपदा आई वो संबंध में आप उसमें जो क्या कर सकते हो, प्रस्ताव ला सकते हो, जिसको क्या बोला जाता है आपका स्थगन प्रस्ताव। अब इसमें दूसरे जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव में जो प्रस्ताव रहते हैं उसके प्रश्न आप पूछ नहीं सकते इसमें, उसको आप उस वाले मुद्दे को, दूसरे मुद्दे को आप इसमें नहीं उठाते, जिस मुद्दे पर अगर दिया गया है ना उसी मुद्दे प्रस्ताव पर आप बात करोगे, दूसरे प्रस्ताव को आप बात नहीं करोगे इसमें। अब एक हो गया कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? ये कटौती प्रस्ताव क्या होता है, वाद विवाद जो होता है ना, जो आपका बातचीत में ज़्यादा बहस होने लगता है ना, तो उसको समाप्त करने के लिए इसको लाया जाता है कटौती प्रस्ताव। तो इसमें मतदान के लिए रखा भी जाता है, मतदान भी होता है इसमें, है ना। तो कटौती भी हम लोग देखेंगे, कटौती कई तरह की से होती है कटौती भी। एक तो आपका जो कंगारू कटौती बोलते हैं, एक गिलोटिन कटौती बोलते हैं, एक साधारण कटौती बोलते हैं, एक घटकों में कटौती बोलते हैं। तो जो आपका कंगारू कटौती होता है ना, तो इस प्रस्ताव में जो है केवल जो महत्वपूर्ण खंड जो होते हैं, जो कोई प्रस्ताव आप पेश कर, जैसे रोजगार का ही पेश कर रहे हो, उसमें बहस होगा और मतदान भी होता है उसमें, और बाकी जो काम करनी है ना उसको छोड़ दिया जाता है, उसको पारित मान लिया जाता है। एक ही जैसे रोजगार के लाए उसमें एक ही मुद्दे थोड़ी रहेंगे, उसमें कई ठो योजना चला रहे हो तो उनको लगेगा कि ये 3-4 ठो इसमें सही है, बाकी को छोड़ दो ऐसे करके, है ना। तो उनको ऑटोमेटिक पारित माना जाता है, बाकी जो मेन मुद्दे उसको रखा जाता है, उनको चर्चा की जाती है, बाकी को उसको ऑटोमेटिक पारित है समझ लिया जाता है। और जैसे कि गिलोटिन प्रस्ताव होता है, जब किसी विधेयक में क्या होता है, जैसे कि आप कोई विधेयक ला रहे हो या संकल्प किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पा रही, कोई विधेयक पर आप बहुत दिन से लाए हो और उसमें चर्चा नहीं हो रही है, तो उसमें जैसे मतदान कोई होना है, मतलब अभी मतलब चालू करवा दिए मतदान, इस तरह उसमें चर्चा ही नहीं हुई और डायरेक्ट वोटिंग में आप ले गए उसको, तो वोट थोड़ी करेंगे, उसको आदमी जान नहीं रहा है तो कहाँ से वोट पाएगा। तो उसको चर्चा में लाने के लिए, है ना, तो उसके पूर्व उसको चर्चा कराने के लिए, उसको मतलब मतदान के वोटिंग के जब दोनों सदन का या फिर एक सदन का जो वोटिंग कराने के पहले उसमें मतलब चर्चा कराने के लिए ना गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है कि भैया इसमें प्रस्ताव पहले चर्चा कर लो फिर वोट देना, ऐसे करके। आप जान नहीं रहे हो किसी मुद्दे के बारे में, अब बोल रहे हो कि मतलब वोटिंग करने डायरेक्ट वोट पहुंच जाओगे, तो किसको वोट डालोगे, थोड़ी डालोगे आप वोट। तो इसीलिए आपको लाया जाता है गिलोटिन प्रस्ताव। एक होता है घटकों से कटौती, मतलब घटक में कुछ संबंधित रहते हैं जो महत्वपूर्ण, जैसे कि इसमें जैसे कोई विषय को कटौती कर दिया जाता है, तो ऐसे प्रस्ताव जैसे कि इसमें जैसे कि आप कोई इस प्रस्ताव जैसे पूछा जा रहा है ना, तो एक लंबा लिस्ट बना ले, समूह मतलब बना लिया जाता है इसमें पहले पूर्व विधेयक को, जो भी रहेगा लंबे जो संकल्प रहेंगे आप कोई भी उसका पूरा एक सूची बना लिया है, सूची तैयार किया जाता है। उस सूची पर वाद विवाद इस भाग में, फिर वाद विवाद जो होता है ना, जो बातचीत होती है, जो चर्चा होती है, तो फिर जो भी विषय होंगे सबको मतदान के लिए रखा जाता है। जो मतलब आप विषय ने सूची बनाया इसमें रोजगार, शिक्षा व चिकित्सा में, तो कौन कौन जो योजना चला रही है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसमें मतदान के लिए वोटिंग होता है। तो उसमें कटौती हो प्रस्ताव, उसको घटकों को कटौती बोला जाता है, उसमें किसी को रखा जाता है, किसी को साइड कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। एक साधारण कटौती भी होता है। अब साधारण कटौती क्या होता है? साधारण कटौती में सदस्य की ओर से लाया जाता है, कोई सदस्य की ओर से रखा जाएगा और पर्याप्त इसमें ना क्या होंगे, बहुत काफ़ी समय के लिए इनमें चर्चा के लिए समय दिया जाता है या इसे मतदान के लिए रखा जाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ?
मैं जो बोल रहा हूँ नहीं समझ रहे। मतलब कि साधारण, इसमें कोई नॉर्मल व्यक्ति साधारण व्यक्ति द्वारा भी लाया जाता है, और इसमें उन लोग को जो आम जनता रहे जाके दे सकती है या कोई व्यक्ति दे सकता है, और उसमें चर्चा भी होती है जिसको साधारण कटौती बोला जाता है, प्रस्ताव बोला जाता है। ठीक है, समझिए कटौती प्रस्ताव क्या है। वाद विवाद संबंधित चर्चा करने के लिए या रोक कर या मतलब इसे मतदान के लिए जो रखा जाता है तो उसको क्या किया जाता है, कटौती प्रस्ताव बोला जाता है। ठीक है, कटौती हो गया, धारणा से सब हो गया। निंदा प्रस्ताव एक होता है। अब निंदा प्रस्ताव क्या है? निंदा प्रस्ताव जो बोला होता है, जो जैसे लोकसभा में आप पेश किए है ना, तो लोकसभा में आप जैसे कोई प्रस्ताव है, आपको इसको मतलब नकार दिए तो उसका निंदा कर दिए। तो स्वीकारने का इसमें अगर बता रहे हो मतलब निंदा कर रहे हो या फिर उसको नकार रहे हो, अस्वीकार कर, तो उसको बताओगे कारण कि क्यों इसका मतलब आवश्यक नहीं समझ रहे हो आप। और इसी में अब जैसे निंदा प्रस्ताव में अभी मान लो जैसे कि कोई लोकसभा है, लोकसभा में पारित हो जाए कोई विधेयक, कोई मतलब प्रस्ताव पारित हो जाए, तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना आवश्यक नहीं है ना, कि अगर निंदा प्रस्ताव पास हो गया भाई, है ना, पास कर दिया लोकसभा से, पारित हो गया, तो मंत्रिपरिषद को बाधा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी उन लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें मंत्रिपरिषद की जो कुछ नीतियाँ होतियाँ रहती है तो उनके संबंधी ऐसा काम ठीक से नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, इसमें मतलब स्लो काम कर रहा है, धीरे काम कर रहा है, तो उनके खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाया जाता है कि मतलब हम निंदनीय बात है बोल के उसमें प्रस्ताव उनको याद दिलाने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है। जैसे कि इसमें किसी मंत्री है, कोई मंत्री ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्री अपना कार्य नहीं कर रहा है, या उद्योग मंत्री अपना कार्य नहीं कर रहा है, या कोई और मंत्री है जो खान मंत्री है, इन लोग अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसा तैसा कोई सामान है जो देश में हम लोग का विकास नहीं हो रहा है, तो इनके निंदा संबंधित प्रस्ताव लाया जाता है, उसी को बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। इसमें आपका लोकसभा क्या होगा, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा किसी भी मुद्दे पर, बस उसको याद दिलाया जाता है कि वो अपना काम सही से करे, इसके लिए लाया जाता है, याद दिलाने को, उसको थोड़ा बोलने के लिए। समझ गए। और इस पास प्रस्ताव को जो मतलब बताया था, जो अविश्वास प्रस्ताव में इसमें जो आप लाते हो ये भी लोकसभा में ही आता है, दूसरे में भी आते हैं, ऐसे नहीं है इसी में बताता है। तो लोकसभा में आप लाओगे तो उसमें क्या बोलते हैं, स्वीकार करोगे तो मतलब कारण बताना आवश्यक नहीं है। स्वीकार अगर हो गया लोकसभा में, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, तो आप उसको मतलब बताना, मतलब कारण बताना जरूरी नहीं है इसमें। अब एक है धन्यवाद प्रस्ताव। ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, जैसे कि प्रत्येक आम चुनाव जब होता है, जान रहे होंगे, आम चुनाव जब हो गए, वोटिंग होता है, या प्रत्येक हर साल वित्तीय वर्ष एक होता है जो बजट आपका पेश किया जाता है, तो प्रत्येक पहले सत्र में जो है राष्ट्रपति सदन की क्या करता है, संबोधित करता है ना, जो भी मतलब उनको संबोधित करता है, को जो सदन को, जो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उनको क्या करते हैं, सदन में उनको संबोधित करेगा, या तो चालू होने के पहले इसी वार्षिक या वित्तीय, हर साल की वित्तीय में, या चुनाव के हर 5 साल बाद उनको भी संबोधित करता है। तो ये इसमें क्या संबोधन क्या होता है, एक भाषण दिया जाता है। अब दोनों सदनों में इसमें चर्चा होती है ना, कुछ भी चर्चा होगी तो इसमें क्या होता है, चर्चा होगी तो इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। जो चर्चा होती है ना, जो राष्ट्रपति जब भाषण देता है तो इस पर कुछ चर्चा होगी तो उसको मतलब धन्यवाद प्रस्ताव बोला जाता है। कई सारे औचित्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं, है ना, सदन के संचालन के समय नियमों को पालन नहीं करता है तो एक सदस्य या औचित्य प्रश्न के माध्यम से उसको मतलब लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल सकता है। विपक्षी सदस्य द्वारा भी इसको बोला जाता है ना। बहस वहस की अनुमति नहीं होती लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी आकर्षित करने के लिए इस नियम का पालन नहीं हो रहा है भाई, कानून ठीक से नहीं चल रहा है, बोल सकता है, औचित्य प्रश्न जिसको बोला जाता है। एक आप सुने होंगे अनियत दिवस होता है, अनियत दिवस, अनियत दिन। तो अध्यक्ष चर्चा के लिए क्या करता है, बिना तिथि निर्धारित किए क्या करता है, सदन के नेता से, अध्यक्ष सदन के नेता से क्या करता है, जैसे कि मान लो अध्यक्ष मतलब चर्चा के बिना ही अपना निर्णय मतलब कोई डेट निर्धारित कर देता है,
या सदन के नेता जो चर्चा किए बिना या सदन के कोई नेता है, अध्यक्ष जो सदन के नेता हैं से चर्चा करके कोई व्यक्ति है सदन का जो कार्य मंत्रणा समिति के अनुशंसा से कोई प्रस्ताव मतलब कोई दिन या कोई समय नियत करता है बिना मतलब बताए, तो इसमें जो प्रस्ताव ऐसा लाया जाता है जो है इसका अनियत दिवस होता है। मतलब इसमें आप देख लीजिए बुक में, अगर किसी बुक में आप देखना चाहते हो देख सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन का बुक में आपको मिल जाएगा, या कहीं नेट उट में आप देखना चाहते हो तो पता कर लेना इसका। और जो बहस वहस होती है आधे घंटे की बहस, तो आधे घंटे की जो बहस सप्ताह में 3 दिन बस निर्धारित कर सकते हैं, है ना। जो लोक महत्व के मामले से होंगे उसमें 3 घंटे मतलब देता है, बस सॉरी 3 दिन मतलब निर्धारित रहता है, और आधे घंटे के लिए उसमें दिया जाता है। उसमें मतदान उद्दान नहीं होता ना, औपचारिक प्रस्ताव या मतदान उद्दान वहाँ नहीं होगा, सिर्फ वहाँ बहस वहस होगा जो भी मुद्दा रहेगा उसके लिए। एक अल्पकालिक चर्चा भी होती है। अल्पकालिक चर्चा कैसा है, 2 घंटे की चर्चा होती है, एक आधे घंटे की बता रहा हूँ, एक 2 घंटे की होती है। तो इस चर्चा में 2 घंटे से अधिक का समय उसमें नहीं लगता है ना। कोई भी संसद सदस्य किसी अगर मान लो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को बहस के लिए इसमें रख सकता है, जरूरी रहे तभी ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी को मुद्दे को रख दिया। अल्पकालिक समय की मतलब जो चर्चा है 2 घंटे की ही रहता है। इसमें भी 3 दिन उपलब्ध होता है, ज़्यादा दिन नहीं होता, 3 दिन बस इसको मिलेगा। दोनों में आधे घंटे वाले में भी 3 दिन मिलेगा, और हफ्ता में मतलब। और जो अल्पकालीन चर्चा होगी जो 2 घंटे का होगा वो भी 3 दिन के लिए होगा। और जो एक विशेष आलेख होता है, विशेष उल्लेख होता है। विशेष उल्लेख क्या होता है, अब जो विशेष औचित्य प्रश्न इसमें नहीं पूछा जाता। जो औचित्य प्रश्न को मैं बताऊँ ना, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसमें ध्यान आकर्षित करने के लिए विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण उठाया जाता है, उसके मुद्दे उठाए जाते हैं विपक्षी दल द्वारा। तो अब इसमें जो है ना प्रश्नकाल के दौरान जो पूछा जाता है ना विशेष उल्लेख में, तो इसमें जो आधे घंटे की बहस होती है इसमें भी तो कई सारे इसमें विषय आप शामिल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही मुद्दे पर होगा। ये राज्यसभा में उठाया जाता है, ये राज्यसभा में इसको भी विशेष उल्लेख करके इसका नाम पुकारा जाता है, और लोकसभा में इसको क्या बोलते हैं उसको नोटिस बोला जाता है। लोकसभा में क्या बोलते हैं उसको नोटिस बोला जाता है। लेकिन मैं इसमें जो बता रहा हूँ उचित जो प्रश्न इसमें आप नहीं पूछ सकते, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें प्रश्नकाल के दौरान आप इसमें प्रश्नकाल जो होगा जो भी प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता, इसमें उचित प्रश्न आप नहीं बोलेंगे, बाकी सारे मामले इसमें शामिल होंगे। प्रश्नकाल का समय जब रहेगा ना उसमें आप विशेष उल्लेख करके आप उसको नहीं पूछ सकते, ये बोल रहा हूँ, बीच में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो आधे घंटे का समय उसमें दिया जाएगा उसमें आप पूछ सकते हैं। और जो संकल्प लाया जाता है ना, कोई किसी को प्रस्तावित अनुमति किसी को वापस लाने के लिए, है ना, बिना जो जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हो, विश्वास खो चुका है, संकल्प लाके आप उसको हटा सकते हो। मतलब गैर सरकारी या सरकारी दोनों की तरफ से इसको लाया जा सकता है, गैर सरकारी सदस्य या सरकारी सदस्य के दोनों की तरफ से इसमें लाया जा सकता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब ये विशेष अधिकार क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई मंत्री है ना, मंत्री द्वारा जो है कोई मंत्री के कोई सदस्य, लोकसभा के सदस्य मंत्री जो हैं वो क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं किसी चीज़ का, कानून उनका उल्लंघन करते हैं, तो उससे संबंधित कोई अगर कोई उल्लंघन किया है तो सदस्य द्वारा ही पेश किया जाता है। किसी सदस्य कोई रहेगा लोकसभा के तो उनको महसूस होता है कि तथ्यों को प्रकट नहीं कर रहा ठीक से बोल के, तो उनको सूचना देकर किसी मंत्री ने, है ना, तो उसको बताते हैं कि विशेष अधिकार का अपना उल्लंघन किया, तो उनकी मंत्री की क्या होती है, निंदा होती है। ऐसा मतलब विशेष अधिकार उनको जो अपना गलत इस्तेमाल किया विशेष अधिकार को, समझ गए। चलिए विधेयक में देखिए इसमें क्या क्या होता है। विधेयक को जान रहे होगा, है ना। विधेयक
एक तो साधारण विधेयक होता है, क्या होता है साधारण विधेयक, ठीक। एक होता है साधारण विधेयक आपका वित्त विधेयक होता है एक आपका होता है आपका धन विधेयक, एक संविधान संशोधन विधेयक, क्या होता है संविधान संशोधन विधेयक होता है, ठीक है। अब विधेयक क्या होता है, अब विधेयक सरकारी भी होता है गैर सरकारी, दो भाग में बांटा गया है, सरकारी विधेयक और एक है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी मतलब क्या, जो आपको आम जनता के द्वारा लाया जाता है, किसी मंत्री के सब के विरुद्ध या किसी विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है ना, प्रदर्शित करता है तो सार्वजनिक मामले पर, तो गैर सरकारी होगा। किसी कंपनी द्वारा हो गया तो ये सब गैर सरकारी होगा। और सरकारी आपका जो संसद में कोई मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो वह सरकारी विधेयक होगा, ठीक है। कोई मंत्री उनती कोई सदस्य दल के द्वारा पेश किया जाता है तो ये क्या होगा आपका सरकारी विधेयक आपका कहलाएगा। तो ये हो गया, देखिए इसमें अभी मैं इसमें और बता देता हूँ जल्दी से। इसमें साधारण विधेयक क्या होता है, तो साधारण विधेयक में आपका, चलो इसको मैं छोड़ पहले इधर बता दूँ वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक क्या होता है, वे विधेयक जो वित्तीय विषयों से संबंधित रहेंगे। कोई विधेयक जो है वित्त से संबंधित मामले रहेंगे इसमें। ये धन विधेयक से भिन्न होते हैं ना, इसमें धन विधेयक शामिल मत कीजिएगा क्योंकि धन विधेयक को मैं अलग लिखा हूँ। वित्त विधेयक वही है जिसमें वित्तीय मामले रहेंगे, शामिल रहेंगे। वित्त अलग चीज़ है, धन अलग चीज़, दोनों के इसको परिभाषित भी किया गया। धन विधेयक को 110 में अनुच्छेद में शामिल है, आप उसमें देख लीजिए। वित्त विधेयक भी शामिल है आपका, 12 तो वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, तो इसके बारे में भी जो कई सारे लेखानुदान उसमें सब में दिया गया। शायद मेरे ख्याल से 17 में दिया है, 117 में अनुच्छेद में। तो इसको जो विषय संबंधित रहेंगे ज्ञान, इसमें वित्तीय विधेयक आएगा, ठीक है। वित्त से संबंधित आपका रहे मामला तो वित्तीय विधेयक उसका कहलाएगा। तो इसके अंतर्गत भी प्रावधान किए गए, जैसे कि अलग अलग, जैसे कि आपको इसमें वित्त विधेयक या धन विधेयक है कि नहीं लोकसभा में आप इसको, या इसमें कोई विशेषाधिकार भी रहता है। इसमें वित्त विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक है कि नहीं, उसको कौन देखता है आपका लोकसभा में देखा जाता है अध्यक्ष द्वारा ही, दूसरे जगह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। साधारण विधेयक जैसे इसमें आप इसको लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हो, राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हो पहले। और इन लोग का जैसे धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है, ये संबंधित चेक करने का अधिकार किसको है आपका क्या नाम बोल रहा हूँ मैं इसमें, लोकसभा के अध्यक्ष को है। और संविधान संशोधन विधेयक आप दोनों सदन में इस्तेमाल कर सकते हो। वित्त विधेयक से जो संबंधित मान लो, जैसे वित्तीय विषय के अलावा जो सभी संबंध जो विधेयक जो साधारण विधेयक कहलाते हैं, जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सभी साधारण विधेयक है। वित्त विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक क्या है, तो विधेयक क्या कहलाएंगे आपका साधारण विधेयक। अब ये धन विधेयक भी वित्त से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा इससे भिन्न है, परंतु क्या है इससे भिन्न तरह से कार्य करता है। इसमें टैक्स उस का सम्मिल रहेगा ध्यान से, है ना। लोक व्यय जो खर्चा उर्चा आप करोगे लोक व्यय होगा, और जो लोक व्यय टैक्स पड़ा तो नगर निगम से संबंधित जो कर रहेंगे, आपका आय आवागमन का होगा, आय व्यय खर्चों सब इसमें धन विधेयक से संबंधित है। तो धन विधेयक को सिर्फ आप लोकसभा में आप प्रस्तुत कर सकते हो, है ना। तो और वित्त विधेयक को भी आप लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते, दूसरी जगह आपको भी उसमें, इसका मैं याद नहीं है, लेकिन धन विधेयक को आप है कि नहीं आपका कौन चेक करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा में आप नहीं कर सकते। इसका संबंधित मामला आपका जो पूरी तरह से अधिकतम एकाधिकार के रूप में आप धन विधेयक से संबंधित आपका किसके पास है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। लोकसभा को इसके समक्ष में ज़्यादा जानकारी मतलब ज़्यादा शक्ति प्रदान है, राज्यसभा को बहुत कम मात्रा में। बाकी साधारण विधेयक को दोनों जगह आप प्रस्तुत कर सकते हैं, पारित भी कर सकते हो 2/3 के उसके बहुमत से। दोनों को संविधान संशोधन विधेयक भी, एक विशेष विधेयक भी होता है, विशेष विधेयक भी लाया जाता है, तो उसमें संसद के भी विशेष उसमें
बहुमत चाहिए रहता है उसमें, समझ गए। ठीक है, 110 के तहत इसको शामिल किया गया अनुच्छेद। ये साधारण विधेयक भी आपका, इसमें क्रम साधारण विधेयक थोड़ा लंबा चलता है, ये मुख्य बिन काफ़ी लंबा भाषण, इसमें बहुत समय लगता है इसमें। एक तो प्रथम पाठन होता है इसमें, है ना, द्वितीय पाठन होता है, तृतीय पाठन भी होता है, फिर उसके बाद इसको कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाएगा, या फिर आप लोकसभा में हो, तो राज्यसभा में भेजेगा, मतलब लोकसभा में हो तो राज्यसभा में भेजेगा, और राज्यसभा में अगर पेश किए तो लोकसभा में भेजा जाएगा। तो इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय पाठन होगा। तो प्रथम पाठन में आपका इसमें क्या करेगा, उसको मतलब देखा जाएगा सभी विषय को, है ना, प्रस्तुत का जो राजपत्र में इसको प्रकाशित करना रहेगा प्रथम पाठन में, उसको प्रकाशित जो राजपत्र में आप जान रहे हो उसमें, तो राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है प्रथम पाठन। द्वितीय पाठन में क्या होता है, इसमें हर भाग को इसमें बहस भी किया जाएगा, इसमें जो स्वीकृति जाएगा, हर खंड मूल विषय जो रहेंगे उसको चर्चा किया जाएगा, है ना, बहस भी होगा, साधारण बहस होगा, और उसको एक समिति को भी दिया जाएगा। समिति के देने के बाद भी एक प्रवर समिति और होता है, उसको चर्चा वर्चा होगा। मेन यही है, द्वितीय पाठन भी होता है। फिर उसके बाद उसमें स्वीकार है कि नहीं है विधेयक को, फिर हिस्सा बन जाते हैं, तो इसको फिर बिना संशोधन या संशोधन के द्वारा उसको तृतीय पाठन के लिए भेज दिया जाता है। तो तृतीय पाठन में क्या होता है, बस इसमें स्वीकृति रहता है या अस्वीकृत कर सकता है, या तो स्वीकार का है कि नहीं है आप बताइए, और स्वीकृति है तो स्वीकृत पारित माना जाएगा, तृतीय सदन से अब पास हो गया, फिर उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। फिर राज्यसभा में फिर उन लोग या फिर स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, या संशोधन के साथ कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये सब चलता रहता है। फिर जाके ये लोकसभा में से राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, फिर राज्यसभा में पेश किया हो तो लोकसभा में जाएगा, फिर अगर दोनों में पारित है ना, तो जाके आपको राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति पारित कर देता है तो विधेयक बन जाएगा, नहीं करते या फिर रख सकते, उसके पास भी 3 अधिकार रहता है, या तो स्वीकृति दे सकता है, या तो नहीं दे सकता है, या उनको पुनर्विचार के लिए रख सकता है, मतलब भेज सकता है वापिस। और पुनर्विचार में पारित हो गया तो मतलब राष्ट्रपति को उसको मतलब पारित मतलब साइन करना जरूरी है, पारित हो गया फिर वो, समझ गए। ऐसा ऐसा चलता है। संविधान संशोधन विधेयक लाए जा रहे हो, तो संविधान संशोधन मतलब क्या, संविधान संशोधन विधेयक मतलब आप उसके संविधान में चेंज करना चाहते हो, संविधान में अगर बदलाव होगा तो संविधान के संशोधन या सुधार में उसको बोला जाएगा। और जैसे कि और कुछ किसी चीज़ दूसरे चीज़ में आप बदलाव करेंगे, है ना, संविधान के अलावा, तो बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप किसी क्षेत्रफल में आप बदलाव करोगे, कोई ज़मीन, जैसे कि भारत की किसी भूमि छत्तीसगढ़ के आप भूमि तो आप सीमाओं को आप परिवर्तन करोगे, कम करोगे, ज़्यादा करोगे, दूसरे राज्य का दूसरे में मिला दोगे, तो उसमें सब क्या होगा, आपका नुकसान नहीं होगा उसमें, मतलब नुकसान बोलता हूँ, उसमें आपको उसमें नहीं आएगा, इसमें संशोधन में नहीं आएगा। आप संविधान में अगर कोई बदलाव करे तब वो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत होगा। कोई भी लाते हो, जो बहुत सारे हो चुके हैं अभी तक, तो बहुत सारे हो चुके हैं। अभी लगभग आपका 100 से ऊपर हो गया, 16 हो गया, 117 हो गया, क्या 101 या 2 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो विधेयक सुधार करने के लिए मतलब विधेयक लाया जाता है, संविधान में सुधार करने जो विधेयक लाया जाता है ना, 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत जो लाया जाता है आपका, यही संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। ठीक है, समझ गए, और कुछ नहीं है। और जो मैं ये बचा था इसका बता देता हूँ, जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाएगा, दोनों सदनों को बुलाएगा जब सत्र नहीं चल रहा होगा तब, है ना, जब 2 सत्र नहीं चलेगा, दोनों सदनों में छुट्टी में रहेंगे ना, तब उनको बुलाया जाएगा, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा दोनों सदनों को ज़रूरत के हिसाब से, राष्ट्रपति बुलाएगा। धन से संबंधित विषय आपका मुद्रा धन विधेयक लाएगा, आपका 9 में दिया, इसकी परिभाषा इसमें दिया, धन से संबंधित 110 में दिया गया। और विधेयक की स्वीकृति कौन देगा, आपका राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति, राष्ट्रपति द्वारा जो स्वीकृति प्रदान किया जाएगा आपका 111 के तहत दिया जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट है आपका पेश का 112 के तहत इसमें दिया गया। विनियोजन विधेयक आप
जो योजना से नियोजन मतलब विधेयक रहेगा इसमें 114 में रहेंगे। पूरक अनुदान जो पूरक अनुदान पहले का जो अनुदान है, अनुदान संबंधित मामले होंगे या अतिरिक्त अनुदान किसी को देना होगा तो किसमें आएगा आपका 115 के तहत। एक लेखा संबंधित अनुदान दिया जाता है, कोई क्षेत्र मांग रहा है, कोई संस्था मांग रही, समिति मांग रही या सरकार मांग रहे तो लेखा अनुदान से 116 के तहत। ये वित्तीय विधेयक मैं बताया हूँ, इसमें वित्त से रिलेटेड कोई विधेयक लाएगा तो प्रावधान 117 के तहत दिया गया। संसद की भाषा मैं बता दिया, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी मैं बताया हूँ इसमें। संसद की कार्यवाही न्यायालय की पूछताछ पर रोक, इसमें आएगा रोक, मतलब न्यायालय इसमें जाके संसद की कार्यवाही में क्या कर सकते, उसमें मतलब दखल नहीं, अंदाजी नहीं कर सकती, उसको अलग रखा गया। न्यायपालिका अलग है, संसद की विधायिका को तो अलग रखा कार्य, उसकी कार्यकारी शक्तियाँ को। संसद के अवकाश पर राष्ट्रपति अध्यक्ष, इसमें जो मेरे ख्याल से अधिवेशन है जो ना अवकाश पनी संयुक्त अधिवेशन, दोनों को किसी मुद्दे पर सरकारी मुद्दे होंगे किसी, इसको मैं गलत बता दिया था, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगी है ना, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। और 17वां भी राष्ट्रपति द्वारा भी किया जा सकता है, विघटन भी आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और जो स्थगन है आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, इसको याद रखिए आप। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश जारी कर सकता है जब लोकसभा प्लस राज्यसभा क्या हो छुट्टी पर हो, अवकाश पर हो ना, तब क्या हो सकता है, अब क्या लाया जाता है आपका अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है ना, कोई भी मुद्दा क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा लाया जा सकता है और उसको फिर 1 महीने के अंतर्गत में उसको पारित होना रहता है, या 15 दिन या कितने दिन के उसमें, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, 1 महीने के या 1.5 महीने के अंतर्गत में उसको पारित होना रहता है। मतलब जब संसद की जो सत्र चलेगी ना उसमें उस विधेयक या अध्यादेश जारी किया रहेगा ना उसको पारित होने के लिए, तो उसको स्वीकृति मिलती है, ठीक है। और बाद में फिर उसको अगर बढ़ाना रहेगा उस नियम कानून को तो और भी उसको 6 महीने फिर 1 साल ऐसे करके बढ़ाया जा सकता है, धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं बढ़ेगा। तो ये हो गया कंप्लीट, जितने बता दिया हूँ मैं, इतना काफ़ी था मैं। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो बचे होंगे आगे पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।